हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हम क्या करेंगे। आज हम मॉक टेस्ट जो 20 अगस्त को पेपर आया था और उसमें देखेंगे एसएसटी का पेपर कैसा आया था, कितना टफ आया था और क्यों उसमें बच्चे परेशान होते हैं। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें इस सेट का पहला क्वेश्चन, मतलब पार्ट थर्ड जो होता है, जो पेपर 2 में पार्ट थर्ड है सोशल साइंस में। पहला क्वेश्चन 31 से कहाँ तक होगा, 31 से 90 तक होगा। तो इसमें 31वां प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं इसमें। प्रश्न 31 है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तर को नीचे दिया गया है। तो प्रश्न है कि लोकतंत्र में लोग किस किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी ने कुछ उत्तर दिया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये प्रश्न है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे उत्कृष्ट आंसर कौन हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। ऐसा है, संघर्ष का समाधान करना है लोकतांत्रिक सरकार का काम। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, चुनाव में मतदान द्वारा, या फिर लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं और भारत में यह अवधि 5 वर्ष है। इसमें प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीक़ों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तर को नीचे दिया गया है। कितने तरीक़ों से, मतलब प्रश्न पूछा तो था कि भागीदारी कर सकते हैं, तो लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। मतदान देके कर सकते हैं, धरना देकर भी लोकतंत्र में मनवा सकते हैं अपनी बात, रैली करके और सामाजिक आंदोलन करके ना। तो सबसे समावेशी विषय अनुकूल इसमें उत्तर कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2, इतने तरीक़ों से भागीदारी कर सकते हैं। तो प्रश्न 31 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न 32 देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा निगेटिव, मतलब इसमें पूछा गया है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर है, क्या अंतर है। उसमें 3 ऑप्शन देंगे कि अंतर विद्यार्थी बता पाता है, चौथा गलत होगा। देखते हैं। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाली सामान का केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। ये भी बात सही है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। आपने गांव में शॉपिंग मॉल देखा है? कभी नहीं देखा होगा। गांव में जहां बाजार होंगी वहां शॉपिंग मॉल लग सकते हैं, लेकिन गाँव में तो बिल्कुल नहीं। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ऐसी बात है, ये गलत है। इसमें पूछा था कि तुलना में किस प्रकार सबसे अच्छी तुलना इसमें कौन सा नहीं कर पा रहा है। तो ये तुलना तो सबसे अच्छी थी, ये भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी तुलना उतनी अच्छी नहीं थी कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो ये तुलना, बताइए, तुलना एक, मतलब एक सेट होता है, उस पर करना चाहिए कि ये इसमें है, इसमें नहीं है। तो तुलना ऐसे की जाती है, ऐसा नहीं कि किसी एक पहलू को, पहली चीज़ जो साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल ले लीजिए, इसमें किसी पहलू को लिख दीजिए, इसमें किसी पहलू को। इसमें जिस पहलू को लिखे हैं कि मौजूद होती है, तो उसमें उसके बारे में बताना चाहिए कि वह नहीं होती है। इस प्रकार तुलना की जाती है ना। तुलना ऐसे ही तो की जाती है कि इसमें है, इसमें नहीं है ना, लचीलापन इसमें होता है या इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार इसमें लचीलापन लिख दिए, इसमें कुछ और लिख दीजिए, तो ये नहीं है। पहलू एक होना चाहिए, उसके बारे में तुलना करनी चाहिए, तो वो अच्छा तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो इसमें ये नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 कह रहा है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? बताइए। आपको इसको बताना है बच्चों को कि पृथ्वी अगर सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना नहीं, उन्हें स्वयं ही कारण पता करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थी को ग्लोब दिखा कर भी नहीं। सजीवता के साथ हमें यह दिखाना है, हमें यह सजीवता के साथ दिखाना है हमें
उसको अच्छे से दिखा के समझा कर बताना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब जो होता है हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है अभिकथन और तर्क वाला। असर्शन है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बिल्कुल है कि नहीं? कोई भी सामाजिक विज्ञान का कोई भी क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान उठा लीजिए, एक ना एक चैप्टर उसमें कला से संबंधित होता है ना, कला से संबंधित पूछा रहता है, मधुबनी पेंटिंग आदि उसमें दिया गया रहता है। तो सामाजिक विज्ञान जो होता है वह कला के साथ परस्पर संबंधित होता है, ये बात सही है। तर्क है कि चित्रकलाएँ, मूर्तिकलाएँ, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करती हैं। बताइए, ये बात भी सही है कि विभिन्न चित्रकलाएं जो मिली हैं वह साक्ष्य के रूप में देखी जाती हैं ना। विभिन्न मूर्ति कलाएं मिली हैं वह जैसे कि जो चोल काल में होते थी, लुप्त मोम पद्धति से जो बनती थी कांच की प्रतिमाएं, वो क्या है साक्ष्य के रूप में ही तो मिलती हैं। तो ये भी बात सही है कि चित्रकलाएं आदि जो मूर्ति कलाएं होती हैं या सामाजिक विज्ञान में साक्ष्य के रूप में भी देखी जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है कि ये भी कथन और निष्कर्ष का है। कथन है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय होती है। बताइए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो होती है वह साक्ष्य आधारित होती है, बिल्कुल। अनुभविक होती है, बिल्कुल अनुभव के आधार पर होती है। और सत्यापनीय होती है, बिल्कुल सत्यापनीय ही होती है। सत्य मतलब सत्य पर आधारित होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन 35 में पहली चीज़ तो सही है, ए सही है। बी है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। बिल्कुल ये भी बात सही है कि एक घटना से बहुत सी व्याख्याएं इसमें की जा सकती हैं। बहुत सी घटनाएं मतलब एक घटना से जोड़ के कई घटनाएं को बताया जाता है ना। तो ये भी बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 36 है। 36 है रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में तथा पुरुष को अभियंता के रूप में चित्रित किया। इसके पीछे का कारण पूछे जाने पर उसने क्या कहा कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है जो महिलाएं में कम होती है और वह प्रयोग करने में इस चीज़ को सक्षम नहीं होती हैं। तो रोजी क्या दर्शा रही? रोजी का जो कथन है, रोजी का जो माइंडसेट है वह क्या दर्शा रहा है? स्थिरता तो नहीं है इसमें, स्थिरता है नहीं। इसमें क्या है? स्टीरियोटाइप की बात हो रही है ना कि महिला को नर्स के रूप में दिखाया गया, पुरुष को एक अभियंता के रूप में दिखाया गया। तो क्या है? ये रूढ़िबद्ध धारणा ही तो है, स्टीरियोटाइपिंग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 देखते हैं। 37 है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो उसमें पूछा गया है कि शिक्षा पेडागॉजी जो मेथड्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा चुनाव प्रक्रिया अगर हमें समझानी हो। देखते हैं ऑप्शन है पहला, विद्यार्थी को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। ऐसा करना उचित होगा? नहीं। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव की आयोजन करना। बिल्कुल, इसमें आप देखे होंगे विभिन्न यूनिवर्सिटी में चुनाव क्यों होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव क्यों करवाए जाते हैं। जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं, विभिन्न पद के लिए यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव होते हैं ना, छात्र नेता या विभिन्न होते हैं, ये क्यों कराए जाते हैं? ताकि जो बच्चा है चुनाव क्यों होता है, कैसे होता है, चुनाव करने के बाद आपको कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, तो ये सब आदर्श चीज़ें सिखाने के लिए चुनाव कराया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए, कक्षा प्रतिनिधि वहाँ क्या हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो इसमें कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव कराया जाए तो इससे क्या होगा, चुनाव प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से चुनाव प्रक्रिया को समझा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। बताइए। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, आदिवासी और चलवासी पर सामूहिक चर्चा करवाना, पाठ्य पुस्तक लेखन पठन। तो पाठ्य पुस्तक पठन तो सही नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। सामूहिक चर्चा आप करवाएंगे कैसे? अगर बच्चे को मतलब आदिवासी और चलवासी जो पशुचारी होते हैं, मतलब चरवाहे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, तो उनके बारे में अगर हमें बताना है तो हम बकरवालों पर दिखा सकते हैं ना, बकरवालों पर चलचित्र दिखा सकते हैं, क्योंकि ये गरुड़ीय प्रजाति से आते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक जगह पे स्थित नहीं होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इनके बारे में अगर हम चलचित्र और वृत्त चित्र दिखाएंगे तो हम बच्चों को आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जो गुण होते हैं उसको आसानी से हम समझा सकते हैं, और उसके बारे में क्या संबंधित उससे सेंसिटिव चीज़ें भी जो होती हैं उसे भी हम समझा सकते हैं इसके माध्यम से ना, कि इनसे क्या क्या सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनको क्या क्या दिक्कतें भी आती हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है कि विद्यार्थी द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल
निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए बताइए। अगर जल चर्चा हो रही है, जल पे चर्चा हो रही है, तो श्यामपट्ट का इस्तेमाल शिक्षक कैसे कर सकता है? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करने में। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनको अभिलेखन आवश्यक नहीं है। चर्चा में कही हर बात को अभिलेखित करना। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न 39 में क्या आंसर हो सकता है? चर्चा में कही गई हर बात को लिखिए, नहीं, ये गलत है। हर बात को थोड़ी ना आप लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की बातों को सुनना लेकिन अभिलेखन नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट, अगर चर्चा हो रही तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको नोट करना चाहिए। और प्रश्न ऑप्शन 2 है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को लिख लेना। या फिर ऑप्शन 1 है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी नहीं है कि आप इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में क्या करेंगे, आप लेबलाइज कर देंगे ना। लेबलाइजेशन क्या है कि आप बच्चों को क्या करेंगे, बांट देंगे। सेपरेशन थोड़ी ना हमें करना है कि जो होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को नोट करेंगे, तो जो थोड़ा सा कम मेहनत करने वाले बच्चे होंगे तो उन्हें तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, कि उन्हें और बुरा लगेगा, तो उनकी पढ़ने की रुचि और कम हो जाएगी। तो ये भी नहीं करना है। तो इसमें सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संकल्पनाओं को, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर जो प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं उनको व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 देखते हैं। 40 है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को पाठ खत्म होने पर, मतलब हमारा चैप्टर क्या था इसमें, आपराधिक न्याय प्रणाली, और यह चैप्टर खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। इसके बाद क्या करता है? जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? बताइए कौन सा उद्देश्य इसमें पूरा हो रहा है? न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बिल्कुल ये हो सकता है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। भय पैदा करना निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थी को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में आप बता रहे हैं तो डराने का बात हो रही है, ये भी निगेटिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक पॉजिटिव आंसर है। क्वेश्चन पॉजिटिव था तो ऐसे पॉजिटिव टैग से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें केवल ए ही सही है। तो केवल ए वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये प्रश्न 40 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। प्रश्न 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? सामाजिक जो विज्ञान है उसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस कौन सी हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है, ऐसी कॉन्सेप्शन है, बिल्कुल है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बिल्कुल ये हैं, ऐसी भी हैं। अगला है कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करती है। बताइए इट रिवार्ड्स मेमोराइजेशन ऑफ सुपरफ्लुअस फैक्ट, मतलब ज़्यादा आप रटेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। या फिर प्रश्न 41 का चौथा ऑप्शन है कि यह सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही होते हैं। बताइए जो सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञ होते हैं वह केवल शिक्षाविद भी बन सकते हैं, वह केवल शिक्षाविद ही बन सकते हैं? नहीं, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, ये गलत बात है, लेकिन ऐसी धारणाएं हैं कि यह गैर उपयोगी विषय है। तो ऐसी भी धारणाएं हैं कि प्राकृतिक विज्ञान जो होता है वह सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ होता है, रटने पर पुरस्कृत किया जाता है, ये भी है, और शिक्षाविद अर्थात टीचर ही बनेंगे, ये भी धारणा इसकी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? चारों सही हैं। तो ABCD चारों ही भ्रांत धारणाएं हैं ना, मिसकॉन्सेप्शंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 देखते हैं। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं A से D तक दिया गया है कि किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, किनकी होनी चाहिए? बताइए उष्णकटिबंधीय समझना है आपको। तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है? ये 0 डिग्री है, और इधर मान लीजिए 23.5 डिग्री, इधर है 23.5 डिग्री। तो सूर्य कहाँ से कहाँ तक चलता है? सूर्य ऐसे यहीं से यहीं तक तो चलता है ना। बताइए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रहता है यहाँ रहता है। तो इधर क्या है? इधर अक्षांशी रेखाएं ही तो होती हैं, देशांतरी रेखाएं तो ऐसे ही होती हैं। तो इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो कभी भी जान लीजिएगा, कटिबंध अगर आपको पढ़ाना है तो देशांतर की कोई आवश्यकता नहीं होती ना, कोई आवश्यकता नहीं होती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक के ही क्षेत्र को तो उष्णकटिबंध कहते हैं, और देशांतर का कोई आवश्यक तत्व इसमें है नहीं है। तो देशांतर की कोई आवश्यकता नहीं होती। ग्लोब की आवश्यकता बिल्कुल होती है। कटिबंध अगर आपको समझाना है तो बिना ग्लोब के थोड़ी ना समझाएंगे, ग्लोब से ही तो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं। आत्मन को भी बताना पड़ेगा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के बारे में तो हमें बताना ही पड़ेगा। अक्षांश तो इंपॉर्टेंट है, अक्षांश मेन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा कि B, C और D। कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 42 में उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
प्रश्न 43 देखते हैं, अभिकथन और तर्क का है। चलिए देखते हैं प्रश्न 43 क्या कहता है। कहता है कि अभिकथन है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। बताइए, जो नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली परिवर्तन हुआ, पहले नागरिक शास्त्र था, उसके बाद अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो गया है, राजनीतिक विज्ञान। यह परिवर्तन क्यों किया गया? समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। बिल्कुल ये बात सही है। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये बात सही है। ये भी बात सही है कि ब्रिटिश समय में क्या हो रहा था, भारतीयों में अनिष्ठा बढ़ रही थी ना, ब्रिटिश के प्रति लोग और रुचिपूर्ण ले रहे थे। तो औपनिवेशिक काल में जो भारतीय स्कूल थे उन्होंने नागरिक शास्त्र विषय लाया था, नागरिकता समझाने के लिए, मतलब अपने जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू राष्ट्र था, उसके प्रति आपको सचेत करने के लिए। तो ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो प्रश्न 43 का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करेंगी? बताइए, क्रिटिकल थिंकिंग विकास करना है महिलाओं के काम को लेकर, कौन सी गतिविधियां ऐसा करेंगी? देखते हैं प्रश्न 44 में ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने को कहेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा? नहीं होगा। इसमें नारे लिखने का क्या मतलब है? विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाएं और पुरुषों को अलग अलग कितनी फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना। बिल्कुल इसमें दिमाग लग रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें होगी। सी है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका अनेक नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग महिलाओं के काम के बारे में अगर हमें दिखाना है तो क्या ऑप्शन नंबर बी और सी सही है? तो बी और सी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो प्रश्न 44 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न 45 देखते हैं। प्रश्न 45 है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? मतलब सामाजिक जागरूक विषय, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा हो रही, कक्षा का विषय क्या है? शासन व्यवस्था। तो हमें सामाजिक जागरूकता बनानी है और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करना है। हमें जागरूक भी करना है बच्चे को और क्रिटिकल थिंकिंग का भी विकास करना है। और हमारी क्लास किस पर हो रही? शासन व्यवस्था में। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ऑप्शन ए है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। ऐसा बोलेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग का विकास और सामाजिक जागरूकता दोनों आएगी। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? ऐसा बोलने पे हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। जो बोझ था वह किस पर ज़्यादा पड़ा? चिकित्सकों को और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर महामारी के दौरान। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। बताइए, अगर आप यह प्रश्न पूछेंगे तो आपका क्या होगा? आपको सामाजिक जागरूकता भी आपकी बढ़ेगी और इसमें आपको सोचना भी है बहुत ज़्यादा, तो क्रिटिकल थिंकिंग का भी विकास होगा ना। तो इसमें यही बात ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग और जो क्यूरियोसिटी है दोनों बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न 46 देखते हैं। प्रश्न 46 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। तो पाठ योजना के लिए जो उसका उद्देश्य है वह क्या लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि इस उद्देश्य से विद्यार्थी क्या होंगे कि साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम हो जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। बताइए क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? प्रश्न 46 में ऑप्शन नंबर 1 है कि अपना अनुप्रयोग प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, बी है समझ, सी है विश्लेषण और डी है ज्ञान। तो बताइए प्रश्न 46 में क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि अनुप्रयोग प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? नहीं है। समझ नहीं, अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता है ना। इसमें इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अब विश्लेषण करेंगे तभी तो आप अंतर स्पष्ट बता पाएंगे और जो उद्देश्य बनाया गया है अपेक्षित उद्देश्य को आप तभी पा सकेंगे जब इसमें आप विश्लेषण कर पाएंगे। तो साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 देखते हैं। विद्यार्थी कि भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ, जो संघवाद है
उसकी जांच के लिए, उसकी समझ व सराहना की जांच के लिए कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि राज्यों के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। ऐसा आप बोलेंगे तब। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य बताइए। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए जाते हैं? बिल्कुल, जो संघवाद है, जो विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका आदि को बांटा गया है, न्यायपालिका को, इसके बारे में अगर आपको समझ को जांचना है विद्यार्थी की और सराहना की जांच करनी है, तो सबसे अच्छा प्रश्न क्या हो जाएगा कि आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय जो शासन व्यवस्था है वह नहीं होती और केवल केंद्र का ही शासन होता? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 देखते हैं। प्रश्न 48 है कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? बताइए, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? विद्यार्थी सी कहता है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। विद्यार्थी बी क्या कहता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है। विद्यार्थी डी कहता है संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ में से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यक की नित्य उपलब्ध हो। और ए कहता है विद्यार्थी कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे निगेटिव, इसमें से 3.3 जो ऑप्शन थे वह तो निगेटिव थे। इसमें क्या कहा गया था? एक लोकतांत्रिक देश पहले से है, तो लोकतांत्रिक देश में बताइए प्रबल समूह अशक्त समूह की बात हो सकती है? नहीं होती तो है, वैसे रियलिटी में है, लेकिन क्वेश्चन का वे जो है वो पॉजिटिव पूछा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बी क्या है? संविधान हमें एक नियम, बिल्कुल ये सही है। डी में क्या था? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की गई थी तो वर्जित ना हो। क्या इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है या फिर इसके लिए पड़ती है कि दुरुपयोग न करें नेताएं? संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की जरूरत क्यों है? कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है अभिकथन और तर्क का कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर जिसे स्क्रैप बुक का एक कारगर तरीका है। बताइए, स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है कि नहीं? कतरन जो बुक होती हैं वह है कि नहीं? बिल्कुल है। एक कतरन रजिस्टर या फिर स्क्रैप बुक जो होती है उसका मूल्यांकन, उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। बताइए, उसके मूल्य के आधार पर करना चाहिए। स्क्रैप बुक मस्ट बी असेस्ड ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अगर मटेरियल ज़्यादा लगा है तो उसका मूल्यांकन अच्छा करेंगे, नहीं लगा है तो वह गलत समझी जाएगी, ऐसा नहीं है, कारण गलत दिया गया है। और अभिकथन सही है तो इसमें क्या हो जाएगा? ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50 है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जाँच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए, तथ्यों का जो ज्ञान है उसकी जाँच हमें करना है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे। वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान या फिर विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करना है तो पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान कीजिए ना। तथ्यों का ज्ञान करना है तो आप डायरेक्ट परिभाषा पूछिए, शब्दावली के बारे में पूछिए, तभी आप ज्ञान कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है कि यदि ग्रीनविच यानी उत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो आपको पता है पूर्वी देशांतर में समय ऐड होता है। और एक और चीज़ बताई गई थी कि 1 डिग्री में 4 मिनट प्लस होता है। अगर 1 डिग्री आप पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, और 1 डिग्री अगर पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो समय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर जाता है तो 45 डिग्री जा रहा है प्लस हो रहा है तो गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 180 आ जाएगा। 180 मिनट मतलब 3 आवर हो जाएगा ना। और 12 बज रहे हैं तो 12 में पूर्वी देशांतर में 3 आवर ऐड करने पे कितना आएगा? 3 बजे अपराह्न हो जाएगा ना, 3 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 52 है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण कौन से होने चाहिए? तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधि या फिर सैलों का गिरना। बताइए, जो समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है उसमें क्या आवश्यक होती हैं, कौन सी क्रियाएं उपयुक्त कारण है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑप्शन नंबर 1 तरंगों द्वारा अपर्दन है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? पवन अपर्दन है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? मानव निर्मित। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो तरंगों द्वारा अपर्दन होगा, जो लहरों से अपर्दन होता है, उसी के कारण समुद्री गुफाएं बनती हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 53 देखते हैं कि स्थानिक परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप को उगते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए।
तो सदाबहार वृक्ष जो होते हैं वह भूमध्यवर्ती प्रदेश होते हैं, भूमध्य रेखी के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के जो अक्षांश होते हैं उनके क्षेत्र में होते हैं। तो वहाँ किस लिए ये उगते हैं उसका कारण दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण, निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, या फिर मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण। तो बताइए प्रश्न 53 में क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो वर्षा भी वहाँ भारी होती है और तापमान भी उच्च होता है, क्योंकि ये सदाबहार जो वन होते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश में आते हैं 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र में। आगे देखते हैं प्रश्न 54 क्या है। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। बताइए जो उत्तर ध्रुवीय वृत्त होता है वह विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होता है। नहीं, ये भी गलत है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। बताइए प्रश्न 54 में एक ही ऑप्शन सबसे क्या वही सही है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी दक्षिण ध्रुवीय वृत्त होती? नहीं, गलत है, ये गलत है ना। टॉपिक ऑफ कौन सी होती है? मकर रेखा होती है। ग्लोब के 2 बराबर भागों को बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो उसे विषुवत रेखा कहा जाता है ना। तो प्रश्न 55 में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न 56 देखते हैं कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन कौन सा है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए होते हैं, बिल्कुल। या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, या अंडाकार आकृति का होता है। बताइए अंडाकार आकृति का होता है, ये ऐसा है? नहीं। तो प्रश्न 56 में क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या अंडाकार नहीं, इसकी आकृति क्या होती है? भू आभ आकार की होती है ना, मैंने पढ़ाया है, जियोइड होती है। तो डी गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है कि समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से यह मुक्त होती है ना। बताइए इसमें क्या होता है कि ये बादल और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 प्रश्न देखते हैं कि अब इसमें देखते हैं 58 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं कि ओजोन परत में क्या होता है। बताइए ओजोन परत मतलब कहाँ होती है? तो ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है ना। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसमें ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड क्या है? एक में ही है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो प्रश्न 58 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4th हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल में रेडियो प्रेषण होता है, और पतली वायु कहाँ हो जाएगी? बहिर्मंडल में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म जल महासागरीय जलधारा है क्योंकि, या गर्म जलधारा क्यों होती है? इसको पढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा, इसको भी पढ़ाया गया। अब पेडागॉजिक प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अब बुक से प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्न 59 में कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएँ होती हैं, ऐसा क्यों है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, इसलिए। अंतर्भव अर्थात भूमि के नीचे से गर्म होती हैं, इसलिए। गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती हैं, ये सब गलत कारण है। सबसे अच्छा कारण क्या है? मतलब सही कारण है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने के कारण ये गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा में जो होता है वहाँ के आसपास गर्म वायु होती है, इसलिए गर्म जलधाराएं यहाँ बनती हैं। आगे देखते हैं। आगे है कृषि का प्रकार दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। ऑप्शन ए है कि स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? स्थानांतरित कृषि होती है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में। वाणिज्यिक अनाज कृषि है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है? बताइए प्रश्न 60 में कह रहा है स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? सघन वन वाले क्षेत्र में, वन वाले क्षेत्र में, जनसंख्या वाले क्षेत्र में नहीं होती, सघन वन वाले क्षेत्र में होती है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है? शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है? सेकेंड हो जाएगा। जहाँ सघन जनसंख्या होती है, जहाँ अधिक जनसंख्या होती है वहाँ गहन निर्वाह कृषि हो जाती है। तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ये सब मिल किस में रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में ही मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके अनुसार चलवासी पशुचारण कहाँ हो जाएगा? अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो प्रश्न 61 क्या कह रहा है कि ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन कौन सा है? देखते हैं। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य है। अभी पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कथन कौन सा है? कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य है, समाप्य नहीं है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 असत्य है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए किया जाता है? बताइए कौन सा किया जाता है? तो जलमार्ग का यूज होता है ना। तो प्रश्न 62 में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जलमार्ग यूज होता है।
प्रश्न 63 देखते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कैसे जो संसाधन है उन्हें यूज अधिक करना चाहिए। नवीनीकरण को, मानव निर्मित को या फिर अजैव संसाधन को, बताइए। इसको करना चाहिए। जो नवीनीकरण हो सके ऐसे संसाधनों का यूज करना, मतलब जिन्हें फिर से बनाया जा सके, जिनको नवीन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 64 है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थी से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए और नृत्य मुद्रा करने वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है, बताइए। यह व्यवहार भेदभाव दिखा रहा है, रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है, प्रगतिशील या पूर्वाग्रह। तो स्टीरियोटाइप है ना, एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि जो आदिवासी होंगे वह सिर पे मुकुट पहने होते हैं, नित्य मुद्रा वाली गुड़िया में नित्य मुद्रा में होंगे, रंग बिरंगे कपड़े बनते हैं चटकदार। तो ये रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 65 है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है, बताइए। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, बिल्कुल। उन्हें श्रेष्ठ मानना नहीं, बी नहीं होगा। तो बी किस में नहीं है, बी केवल एक में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे चुनना है आपको। बी इसमें नहीं था क्योंकि पूर्वाग्रही अगर अब होंगे तो किसी को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तो बी वाला हटा दीजिए। बी वाला इसमें था, केवल एक में नहीं था, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न 66 अभिकथन और तर्क का है। चलिए देखते हैं प्रश्न 66 में क्या कह रहा है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल ये बात सही है। यह देश में अभिशासन को बहुलित चरण पर स्थापित करती है। बिल्कुल जो शासन है उसके बहुलित चरण या स्तर को अभिशासित या स्थापित करती हैं। दोनों बात सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 67 है कि निम्नलिखित से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई, बताइए कौन सी बात इसमें गलत बताई गई है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है कि ऊंची जाति के लोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों की जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति दी गई है। ऐसा किया गया नहीं कहा गया है, ऐसा भी नहीं कहा गया। हिंसा की भी बात नहीं की गई। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ऐसी बात की गई है। तो उल्लंघन के रूप में कौन सी की गई है, ए, बी और सी हो जाएगा। तो प्रश्न 67 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 68 है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा इस कथन को समझाइए। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल। कई स्थानों में दलित महिलाएं, बिल्कुल ये भी बात सही है। स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, ये भी बात सही है। और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। प्रश्न 68 का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न 69 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, बताइए। जो न्यायिक व्यवस्था है तो उसमें कौन से प्रावधान है जो इसकी सुनिश्चित करते हैं स्वतंत्रता को। चलिए देखते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, बिल्कुल ये बात सही है। न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल, ये भी बात सही है। न्यायाधीश के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो बताइए। तो ये स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रही है कि न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, नहीं कर रही ना। इससे क्या मतलब है कि राष्ट्रपति दिलाएंगे स्वतंत्रता होगी न्यायिक व्यवस्था में, तो ये गलत है। बाकी सब सही है, ए, बी और सी सही है। प्रश्न 70 देखते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम को अनदेखा तथा अदर्थ किया जाता है, मतलब छोटा समझा जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारणों की जांच कीजिए। कार्यालयीय काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगाना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था या फिर घरेलू काम का अवमूल्यन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, बताइए। क्योंकि घरेलू काम की जो वैल्यू है उसको बहुत कम मानी गई है, डिवैल्यूएशन किया गया है। घरेलू काम को बहुत निम्न माना जाता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 71 है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार दिया गया है, बताइए। निजता का अधिकार किस में दिया गया है, आर्टिकल 19 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, आर्टिकल 21 में दिया गया है। ये सब स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 72 देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है,
दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। बताइए कैसे भिन्न है, इसको हमें बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, देखते हैं। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, बिल्कुल ये बात सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल ये भी बात सही है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें दो ही ऑप्शन सही हैं, ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 73 क्या कहता है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, वाक्य का अर्थ क्या है। बताइए प्रश्न 73 में कह रहा है कि कानून की दृष्टि से सभी समान है, ऐसा क्या है। सभी नागरिक को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना पड़ेगा, बिल्कुल। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अंबानी हैं, तब भी आपको कानून एक ही तरीके से मानना पड़ेगा, ऐसा संविधान कहता है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण अथवा जेंडर आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये भी बात सही है, तो बी भी सही है। असमानताएं समाप्त होंगी, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी है कि इससे असमानताएं समान होंगी। बताइए सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, तो इससे असमानताएं समाप्त होंगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो सी गलत हो जाएगा। तो सी किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1 यही सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 73 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, उसको हमें मिलाना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। तो इसमें देखते हैं, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है, बिल्कुल। घरेलू कामगार जो होता है वह अनियमित मजदूर होता है, बिल्कुल, उसका कोई समय थोड़ी ना फिक्स होता है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार हो सकता है, बिल्कुल, आप सब्जी बोकर खुद बेच सकते हैं। दुकान में सुपरवाइजर जो होता है वह व्यवसायी थोड़ी ना होता है, वो होता है जॉब पे होता है ना, वह भी मजदूर ही होता है, वह भी एक तरीके से जॉब पे ही रहता है। उसका जो सुपरवाइजर होता है उसकी कंपनी खुद की थोड़ी ना होती है, तो डी गलत है। तो डी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें केवल है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 75 देखते हैं। प्रश्न 75 क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। मतलब ज़्यादा लोग शहर में जा रहे हैं, तो स्लम क्षेत्र जो है वहाँ ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर की अधोगति, ऐसा है, बताइए डिटीरियोरेशन हो रहा, नहीं। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, बिल्कुल ये बात सही है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, बिल्कुल कृषि उत्पादकता कम हो गई है, इस कारण अब लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ऐसा है क्या कि स्किल ज़्यादा बढ़ गई, नहीं ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी और सी इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया गया। बताइए सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पुलिस सेवाएं सार्वजनिक है, बिल्कुल। न्यायिक सेवाएं भी हैं, शैक्षिक सेवाएं हैं, निर्माण सेवाएं सार्वजनिक है, नहीं है। तो ए, बी और सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 76 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 77 है कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेजी और भारतीय न्यायाधीश के बीच की समानता स्थापित करने का प्रयास किया और बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। बताइए इल्बर्ट बिल क्या था, इसमें हो जाएगा बी और सी सही बात है, इसमें बी और सी सही हो जाएगा ना। प्रश्न 77 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि बिल का यही मतलब था कि भारतीय भी ब्रिटिश लोगों का मुकदमा लड़ सकते हैं, यही बात की जा रही थी और इससे अंग्रेज और जो भारतीय न्यायाधीश थे उनके बीच समानता आ रही थी। तो बी और सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 78 अभिकथन और कारण है, देखते हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। बताइए ऐसा बात कह रही कथन है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसमें क्या क्या सही कहा जा रहा है, बताइए। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही कारण बता रहा है कि हमारे संविधान और कानून की नज़र में हम सबको बराबर माना जाता है कानून, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, आदर्श समाज में ऐसा नहीं है। तो दोनों सही बात कही जा रही है ना। 79 प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 1920 में पहला कथन है, अंग्रेजों ने तुर्कों के सम्मान सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई थी। बताइए ये बात सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, वे चाहते थे कि खलीफा का नियंत्रण हो। तो बी तो गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए सही है और बी गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न 80 क्या है। प्रश्न 80 है अभिकथन और तर्क का, अभिकथन और कारण का। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे
व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। बताइए बिल्कुल ये बात सही है, नील का व्यापार बढ़ने से उसमें निवेश बढ़ने लगा। इससे होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बाहर आए, ये भी बात सही है, और बागान मालिक बने, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 81 देखते हैं अब। प्रश्न 81 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? बताइए कौन से कथन जो है वह बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, ऐसा बुद्ध ने कहा था। बिल्कुल, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की होने की वजह से है, बुद्ध ने यह भी कहा था। सी है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, तो इसमें कौन से सही हैं? बुद्ध के उपदेश कौन से थे? ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 82 देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में क्या क्या परिवर्तन हुए? चलिए देखते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ए है कि अधिकांश लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल ये बात तो सही है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई? नहीं, ये बात नहीं है, स्वतंत्रता में बढ़ोतरी नहीं हुई। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई? नहीं, तो पहले से ही कलात्मक रूप से दक्ष थे भारतीय जो कपड़े बुनने वाले थे। एजेंटों से पहले से ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आई। बिल्कुल, पहले पैसे ही दे दिए जाते थे और काम ले लिया जाता था, तो ऑर्डर पहले से ही मिलने लगे थे, ये बात तो सही है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, ए भी सही। तो ए और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 83 है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में बुक आई थी, वह किस पर समर्पित थी? बताइए। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों के, भक्ति गायकों के, अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के, या ब्रह्म समाज सुधारक के? तो या जो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा थी उसके खिलाफ थी ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 84 देखते हैं अब। प्रश्न 84 है कि 19वीं और कथन ये है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करने हेतु आंदोलन शुरू की। बिल्कुल ये बात सही है। और बी क्या कह रहा है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करते थे और उनके बीच काम किया और उनको संगठन किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार की। बिल्कुल बी भी सही कह रहा है कि सतनामी आंदोलन मध्य भारत में शुरू हुआ था और घासीदास के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। प्रश्न 85 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है? किसने कहा था? बताइए। बेगम अनीस किदवई ने, मुमताज़ अली ने, हजारा बीबी इस्माइल ने, या फिर बेगम रुकैया शकावत हुसैन थी? बताइए किसने कहा था? प्रश्न 85 में क्या हो जाएगा? मुमताज़ अली ने कहा था। किसने कहा था? मुमताज़ अली ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 है कि मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कुछ कम जानकारी मिलती है। बताइए, मध्यकाल में जनजाति समूह थे, उनके बारे में हमें कम जो जानकारी है वह क्यों मिलती है? वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी मिलती। बिल्कुल ये बात सही है, यही बात सबसे सही है कि वे लिखित जानकारी बहुत कम रखते थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कथन है कि इसको मैंने हुबहू कथन बताया था, देख लीजिए, ये प्रश्न आया है कि हुबहू कथन के रूप में बताया था कि चूँकि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेख किसका है? तो यह लेख किसके बारे में लिखा गया था? तो रजिया के बारे में लिखा गया था ना। रजिया जब सुल्तान बनी थी तब इसके बारे में यही कहा गया था, मिन्हाज सिराज ने कहा था। आगे देखते हैं, प्रश्न 88 है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ऐसा है? बिल्कुल है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, नहीं, ये बात गलत है। मेहराब का निर्माण, ये ऑप्शन नंबर 1 सही था, तो केवल ए इसमें सही है। प्रश्न 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा में, कोल्डी हवा में, प्रयागराज में तो धान के साक्ष्य मिले हैं, इनाम गांव में नहीं, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में नहीं, कहाँ मिले हैं? हुशंगी कर्नाटक मिले, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा, हुशंगी से चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। आगे देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो महाजनपद थे उसमें नियमित रूप से जो कर वसूला जाता था उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं कहा जा रहा है? चलिए देखते हैं। आखेटक तथा संग्राहकों को भी जंगलों से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी, बिल्कुल ये बात तो सही है।
व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी बात सही है। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, या फिर चरवाहे को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। तो इसमें कौन सी बात गलत है कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होती थी, निर्धारित नहीं होती थी, तो ये ही गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर आज हमने जो 20 अगस्त को 60 क्वेश्चन आए थे एसएसटी में, उसको हमने देखा कि किस प्रकार प्रश्न आया था। हाँ, इस बार पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन अब जो पेपर होंगे इससे टफ तो नहीं आ सकती, और एक इसे ही मॉडल मान के इसकी तैयारी कीजिए। इससे आसान आ गया तो आप बहुत अच्छा करेंगे, और इसके अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।